अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का सिलसिला जारी है। 2 मरहले के इंतखाबात हुए जिसमें नून लीग को बरतरी हासिल है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न के 2 अजला, बाग और हवेली के 4 हलकों में इंतखाबात का सिलसिला है ये। और नून लीग की जानिब से जो है ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि हम जीत चुके हैं और वज़ीर आज़म भी हमारा होगा, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि धांधली हुई है। और जब से इलेक्शन का सिलसिला चला है मुल्क की तारीख में, नून लीग जब भी जीती है धांधली के जरिए ही जीती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि टिकटॉक घड़ी की शुरू हो गई है और आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उल्टी गिनती हमारी नहीं आपकी शुरू हुई है और ये चपकलिश जारी है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो चपकलिश मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान यहाँ पर चल रही है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में, क्या वो वफाक के अंदर भी उसी तरह आएगी और वफाक में मामला भी ख़राब होंगे, या फिर ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की हद तक है, जब ये इलेक्शन ख़त्म होंगे तो मामला फिर दोबारा से ठीक हो जाएंगे? बात करने के लिए सारा राना साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एनालिस्ट हैं, सर आपको खुशामदीद कहेंगे। शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मैडम आपको भी खुशामदीद कहेंगे। मैम सबसे पहले ये बताइएगा कि इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कहा गया कि मामला ख़राब है, इंतखाबात में धांधली हुई, जबकि नून लीग कहती है कि कोई धांधली नहीं हुई, इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं। आप क्या कहती हैं, वाकई धांधली हुई है और गलत तरीके से मैंडेट चोरी किया गया है नून लीग की जानिब से? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो कुछ नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन भी दिखा रही हैं और आपने फर्स्ट फेज में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन से निकाला गया बल्कि जिस तरह वहाँ पे गोलियां चलाई गई और हमारा एक कारकुन जो है शहीद हुआ और कई कारकुन जख्मी हुए। सेकंड फेज में भी आपने यही अमल को देखा कि कहीं पोलिंग स्टेशन पे कब्जे हो गए, ठप्पे मारे गए, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। फिर ना सिर्फ ये कि हाथ पांव का इस्तेमाल हो, गाली गलौज का, वहाँ गोलियों का आजादाना इस्तेमाल हुआ और हमारे एक एमएनए ऑनरेबल कुलीग हैं वो जख्मी हुए, उनके हाथ में गोली लगी और इसी तरह हमारा एक वर्कर शहीद हुआ और कई जख्मी हुए। आपने नहीं सुना होगा कि पीएमएलएन का कोई वर्कर कोई पत्थर लगने से भी जख्मी है। पीपल्स पार्टी एक अमन पसंद जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखती है, आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है और यही वजह है कि हमने हमेशा पार्लिमानी जमहूरियत के लिए हर तरह के नामसाइद हालात का सामना किया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए लेकिन उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और असूलों के खातिर हमेशा वो फांसी का फंदा चूम के तारीख में जिंदा रहने को तरजीह दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सारी जिंदगी उन्होंने इसी धांधली के खिलाफ, इसी धांधली लीग के खिलाफ जद्दोजहद की। 90s के इलेक्शन को बरमला उन्होंने कहा कि चुराए गए, बारहा उन्होंने कहा कि चुराए गए और फिर जब हमने तमाम तक सबूतों के साथ पीपल्स पार्टी कोर्टों में गई, ये अलग बात है कि हमें इंसाफ मिलने में देर लगी, उनकी जिंदगी में नहीं मिला, लेकिन वक्त ने साबित किया कि नवाज शरीफ साहब समेत उस वक्त जिस तरह आईजीआई बनाई गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पैसों का इस्तेमाल हुआ और अदालतों में वो सब साबित हुआ। पूरी तारीख है, आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि वो सब साबित हुआ कि किस तरह पैसे बटे और फिर इसी तरह इलेक्शंस को चलाया जाता रहा, क्योंकि ये इनकी बेस में शामिल है। धांधली लीग जो है ये इनका वतीरा बन चुका है। 2013 के इलेक्शन में आपने देखा जब माशाल्लाह आता है ये माफी मांगकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। फिर 2013 में देखा कि जब इलेक्शन के नतीजे आने तो शुरू हुए थे तो इन्होंने कहा कि जी जना हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फिर एज पर विश इनको 2/3 मेजोरिटी दी गई। फिर जब 14 में पीटीआई ने धरना दिया, फिर पीपल्स पार्टी के कदमों में पड़े। वो जो कहते थे कि जी हम आसिफ अली जरदारी साहब के गले में पट्टा डालेंगे, फिर वो ड्राइविंग करके उनको लेके आए कि हमें बचा लो। इनका तो ये हमेशा वतीरा रहा कि जब बुरा वक्त आता है तो उस वक्त के पाँव में पड़ते हैं वरना इनके सरिये आ जाते हैं। फिर आपने देखा कि 18 में जब इंतखाबात पार्टी सिस्टम के तहत चुराया गया, पीपल्स पार्टी वाही जमात थी जिसने कहा नहीं पार्लिमान में जाना है, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देना और पीएमएलएन को जेयूआई को हम पार्लिमान में लेकर आए। फिर पीडीएम जब बना तो उस वक्त ये बात हुई कि हम रिजाइन देंगे। इनको क्या जमहूरियत का पता, ये बड़ी जमातें रिजाइन दे रही थी। पीपल्स पार्टी वाहिद थी जो उस रेजिग्नेशन के अमल से नहीं
आई और उसने जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो है इस मुल्क में पहली दफा डेमोक्रेटिक तरीके से अपोजिशन को ट्रेजरी बेंचेस एंड जी। ट्रेजरी बेंचेस को अपोजिशन में तब्दील किया। अब जब आपने देखा कि 2024 के इंतखाबात इनके लिए एक सवालिया निशान थे, पीटीआई मुस्तकिल कह रही थी हमने भी पीटीआई की तरफ इक़्तिदार के लिए हाथ बढ़ाया कि आए मिलकर हुकूमत बनाए। जब पीटीआई ने नहीं किया तो हम नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी डिरेल हो और हम इनके साथ बैठे, लेकिन हम इनके साथ कैबिनेट का पार्ट नहीं बने। हाँ जरूर हमने आईनी ओहदे लिए, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने जहां तमाम तर फैसले होते हैं। अब आपने देखा कि जब जीबी का इलेक्शन हुआ उसको भी चुराने की कोशिश की गई, अच्छा। और जब इलेक्शन आजाद कश्मीर का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और आज थर्ड फेज हुआ कि इस धांधली लीग ने लेकिन इस तरीके से शाहिदा रबानी इलेक्शन साहबा, चुराए हैं जीबी कि जीबी तो आप वोट जीत को गए ना। इज्जत देने के बजाय वोट को बेइज्जत किया, और जी। ना सिर्फ इन्होंने ये करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। आने ठीक है। वाला वक्त ये बताएगा कि शाहिदा इन्होंने साहबा, कितना बड़ा नुकसान। अब इसार राना साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। राना साहब, जिस तरह से शाहिदा रहमानी साहिबा ने भी गुफ्तगू की और उससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा इल्ज़ाम आयद करते रहे कि नून लीग ने धांधली से ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीता है। आप तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, देख रहे हैं, तमाम बारीक बीनी से जायज़ा लिया आपने तमाम इंतखाबात का, और आपको क्या लगता है कि वाकई आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई है और धांधली से मुस्लिम लीग नून ने ये इलेक्शन जीता है? तो शेर है कि वो खाब थे ही चमेलियों से, तो सब ने हाकिम की बैयत कर ली, फिर उस चमेली के ओट से जब सांप निकले तो लोग सच्चे। काश पीपल्स पार्टी जो है 8 फरवरी के इंतखाबात पे इस तरह का स्टैंड ले लेती ना, तब मजेदारी थी। तब तो आपने मीठा मीठा हप हप कर लिया, नून लीग के साथ मिलके, मैंडेट चोरों के साथ मिलके हुकूमत साजी में उनको सपोर्ट दे दी। आसिफ अली ये अगर ये कहते थे कि हम जरदारी को पट्टा डाल के खींचेंगे, तो जरदारी साहब ने भी कहा था कि मैं अगर इनके साथ इत्तेहाद करूंगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं। तो फिर जब दोनों तरफ से एक ही तरह की बात है, पीपल्स पार्टी की डेमोक्रेसी के लिए जो कुर्बानियां, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा पीपल्स पार्टी एक ताकतवरों की बी टीम बन के रह गई है, और वो जैसे उसे कहते हैं वो उस तरह करते हैं। अब तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि जनरल बाजवा ने बुला के बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, इन सबको कहा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लानी है, ये अदद लेके आए। तो ये तो खुद इस डर्टी गेम का हिस्सा है। ये अब अगर आपस में इनके मुफादात टकरा गए हैं और एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, तो मैं आज भी एक्सपेक्ट करता हूँ पीपल्स पार्टी से कि वो इखलाकी तौर पे ऐलान करे कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पूरी कौम का, हम उनके साथ नहीं चलेंगे। पता चल जाएगा। अदरवाइज ये बात समझ आ जाएगी कि चूंकि आपको वो हिस्सा वो नहीं मिल रहा है जो आपके साथ तय हुआ था, लिहाजा आप ऐसा कर रहे हैं। और गिलगित में मिल गया तो इंतखाबात ठीक हुए। वहां आपने ये नहीं कहा कि एक पाकिस्तान की मेजर पार्टी को इंतखाब ही नहीं लड़ने दिया। राना साहब, ऐसा क्यों है? सियासी पार्टियों का ऐसा वतीरा क्यों रहता है कि जब जीत जाएं तो कहते हैं इंतखाबात शफाफ हुए हैं, जब हार जाएं तो इंतखाबात कहते हैं धांधली ज़्यादा है? तमाम पार्टीज का यही वतीरा है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और अर्ज करूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, उन्होंने पाकिस्तान में एक अच्छा रवाई दिया था कि वो मुखालफिन को भी बर्दाश्त करके लेके चलने की आदत थी। हालांकि यही जमात है जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार खुशी की, उनके हवाले से नाजेबा तस्वीर भुट्टो साहिबा लाहौर में डंडा मार के यहाँ से भुट्टो साहब को फांसी देने वाले डिक्टेटर को रूहानी बाप कह के किया पंजाब में, और आज पीपल्स पार्टी आउट हो चुकी है पंजाब से। तो अगर पीपल्स पार्टी को अभी भी समझ आ रही और वो मसलिहतों और वो उस पे खड़े हैं, तो मैं तो फिर ये कहता हूँ कि भुट्टो को ज़ियाउल हक नहीं मार सका, भुट्टो को खुद उसकी पीपल्स पार्टी ने मार दिया। भुट्टो ने भुट्टो को और बेनज़ीर भुट्टो को दफन किया, उनकी अपनी पार्टी। अदरवाइज तो उनका तो हमेशा सारी जिंदगी एंटी एस्टेब्लिशमेंट
अब्दुल्ला साहब को शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। अब्दुल्ला गुल साहब, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है, धांधली की बात हो रही है, मुस्लिम लीग नून ने धांधली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि मैंडेट ही हमारा था और इलेक्शन जीतना ही हमने था क्योंकि अवाम हमारे साथ थी। आपको क्या लगता है कि वाकई धांधली हुई है या साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर मैदान मारा है, जो 24 नशस्तें हासिल की हैं अभी तक 2 मरहलों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक ताल्लुक है जी धांधली का, तो पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन हुआ था जो धांधली के बगैर हुआ था, और वो हुआ था जब आपको याद है कि पाकिस्तान उसके बाद 2 लख्त हो गया था। तो ये तब का इलेक्शन है। उसके बाद कोई भी इलेक्शन बगैर धांधली के नहीं रहा, और ये मेरा कहना नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद उन सैकड़ों दरखास्तों के अंदर ये बड़ा वजाहत से लिखा हुआ है जो कि लोगों ने वहाँ जमा कराई, दायर कराई। हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो आप देख लीजिए कि धांधली के इल्जाम लगाए जाते हैं, और वो किन की जानिब से लगाए जाते हैं? वो आजाद उम्मीदवारों की जानिब से भी लगाए जाते हैं, वो साथ ही साथ उन लोगों की जानिब से भी लगाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं इस सारे सिलसिले का हिस्सा होते हैं। वो MPA MNA हो, वो धांधली का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है, मसला ये है कि जब उनके फैसले आते हैं तब तक नई हुकूमत के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके होते हैं, इसलिए फिर दरमियान में ले दे होती है। कोई बहुत ज्यादा क्या, जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो क्या तब सिलेक्टेड हुकूमत का नारा नहीं लगा? क्या उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई तो उस टाइम पे क्या धांधली के इल्जामात नहीं लगाए गए? या जब बाई इलेक्शन होते हैं तो तब नहीं आता? ये सारी चीजें हैं। अब इस सब का तरीकाकार ये है, कभी आपको पता है वो मशीनें बैठ जाया करती हैं और कभी और मसले हो जाते हैं, कभी बक्से भर दिए जाते हैं। तो कश्मीर के अंदर बिल्कुल धांधली हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलें बाकियों को तो छोड़ दें, जिन लोगों ने अपने वोट अपने घर से, जिसके सगे भाई बहन ने वोट डाले, अब वो जो उनके अपने घर के अफराद थे वो तकरीबन 56 थे, जबकि वोट निकले से जो है वो कम। तो मकसद ये है कि ये आखिर अपने घर वालों ने जाके उनके जो अपने वोट थे वो भी नहीं डाले। तो ये मेरे ख्याल में धांधली तो हुई है, इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्योंकि जहां हम ये देखते हैं कि अब ये भी इल्जामात लगते हैं कि जी क्योंकि जी फर्ज करें गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत गए तो वहां धांधली नहीं थी, जहां आप हार गए वहां धांधली थी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये मेरे ख्याल में इस सिलसिले को खत्म हो जाना चाहिए है। इलेक्शन कमीशन को फैसले जो, क्योंकि जो अब लोग पार्लियामान में आएंगे, चाहे वो अपोजिशन की शक्ल में हो, चाहे वो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, तो फिर वो एक मैकेनिज्म क्या इतने सालों में कायम क्यों नहीं कर सके? बात तो ये है, असली धांधली तो कौम से हुई, यानी कि कौम को जो है वो आपने कभी मौका ही नहीं दिया कि उनका हक खुद-ए-इरादियत जो था उसको सही तौर पर लोगों के सामने लाया उनकी आवाज भी सुनी जाए। साजी की, हाँ, कानून साजी क्यों नहीं की गई? क्या ये आपने करना है, मैंने करना है? नहीं, ये वो लोग जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्होंने एक कानून साजी बनानी है ना, और उस पर अमल करवाना है, तो क्यों नहीं करवाया? यानी कि जब मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा। गुल साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है कि अवाम को कौन सुनेगा, अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले कब होंगे। हमें एक ब्रेक की जाने, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं 365 स्पेशल में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला कब होगा। सियासी पार्टीज आपस में लड़ पड़ती हैं, फिर जब मफाद की बात आती है एक दूसरे के साथ दोबारा से मामला ठीक हो जाते हैं। सार साहब ने भी यही कहा, अब्दुल्ला साहब ने भी यही कहा, शाहिदा रहमानी साहिबा, अब ऐसा क्यों है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला नहीं होता? सियासी पार्टियां अपनी मर्जी के मुताबिक जब फ़ायदा मिल रहा होता है एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, जब नहीं मिल रहा होता एक दूसरे से अलग हो जाती। देखिए, इसमें फायदे की कोई बात नहीं। जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि GB के अंदर अगर मिल गया तो ठीक है, हमने GB के अंदर हमें मिला नहीं था, हमने 15 सीटें जीती थी और उसको जब बदलने की कोशिश की गई, 9 पे लाया गया, 8 पे लाया गया। आपने देखा हमने एहतजाज किया और भरपूर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर वाजे, आपने देखा कि उन्होंने, मैडम वो भी यही कह रहे हैं कि 24 सीटें हमने जीत ली हैं, 12 आपकी हैं, हम तो ठीक तरीके से जीते हैं, मैंडेट हमारा है।
देख देखें तो उस पे जब हमने एहतजाज किया और फिर आपने देखा कि वो कहीं रीपोलिंग कराई गई, कहीं कुछ कराया गया, उसके बावजूद उन्होंने 11 सीटें जो है वो हमने हासिल की। जी हाँ। और ये आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बड़ा एहतजाज करना पड़ा, अपने 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 वोटों की हिफाजत करनी पड़ी। और जिस तरह यहाँ हुआ, यहाँ तो इन्होंने तमाम तर माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी। और जिस तरीके से धांधली की इन्होंने, जिस तरह पोलिंग स्टेशन पे कब्जे किए, पोलिंग एजेंट्स को निकाला, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। बात ये कि हम भी यही चाहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो आमरीत से बेहतर है। ठीक है, जैसे भी लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है आफ्टर द मिसाक जमहूरियत, आपने कहा कि जी बीबी जो है वो तमाम लोगों को लेके चलती थी। आपने देखा नहीं कि जो बीबी की पॉलिसी थी रिकंसिलिएशन की, 2008 से 13 तक हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, कोई सियासी असीर जेल में नहीं था। तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर उस वक्त के वजीर आजम और सदर मुमलिकत लेकर चलते थे तमाम। और अगर कोई भी चीज होती थी वो तमाम पार्टीज को जो है इक्वल दी जाती थी, चाहे वो डेवलपमेंट फंड हो या किसी किस्म की भी कोई मराद जी। हो। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद ये बंद हो गया। हम खुद खवातीन रिजर्व सीट पर हैं, हमें जो है विक्टिमाइज किया जाता है। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड नहीं करने दी जाती, हमें किसी किस्म के फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। गवर्नमेंट जो है SDG फंड मेल मेंबर्स को तो देती है लेकिन फीमेल्स को नहीं देती, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये लूली लंगड़ी जैसी भी जमहूरियत चले, पार्लियामान चले, पार्लियामान के अंदर बैठ के अब इस तरह मैडम वफाक में तो मामला वफाक में तो मामला इकट्ठे चल रहे हैं, तो आप कोई कानून क्यों नहीं लेके आते कि आपकी भी सुनी जाए, देखिए, खवातीन की भी बात सुनी ये जाए? है कि अभी जिस तरीके से आपने देखा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम हुई, उसका बुनियादी मकसद ये था कि आईनी अदालतों का क़याम अमल में आए और वो लेकर आए। ठीक और है। उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपने देखा कि बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लिया। अभी भी हम ये कहते हैं कि PTI से भी कहते हैं कि बजाय इसके कि आप एक ही 1 पॉइंट एजेंडा लेके चलेंगे जिससे खान की रिहाई, आप आए, बैठे कमेटियों में बैठे और हम इलेक्टोरल ठीक है। रिफॉर्म्स लेकर आए ठीक है। ताकि ये हर साल की धांधली का अमल जो है इसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ठीक है राना साहब इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स की बात की शाहिदा रहमानी साहिबा ने, और उससे पहले भी ये सवाल उठाया गया कि अवाम की उमंगों के मुताबिक क्यों नहीं, अवाम की उमंगों के मुताबिक रिफॉर्म्स अभी तक क्यों नहीं आ सकी? शाहिदा रहमानी साहिबा की मैं बसद एहतराम एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो कहती है कि इमरान की राय छोड़ें और आके बैठ जाएं, तो जुल्फकार अली भुट्टो की दफा पीपल्स पार्टी सब कुछ छोड़ के सब भुट्टो का बदला लेने की निकल आई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दो वक्त में पूरे सिंध में जो आग लगी पूरे पाकिस्तान में लगी, तो नहीं लगनी चाहिए थी अगर जज्बात नहीं है किसी के। दूसरी बात यह है कि बीबी शहीद ने तो जो किया सो किया, लेकिन बीबी शहीद के बाद आप लोगों ने मेमोगढ़ स्कैंडल में नवाज शरीफ काला कोट पहन के आपके खिलाफ पेश हुआ, फिर आप नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत में चले गए, वो कौन सी लीक्स आई थी। राना साहब अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? आपने एक दूसरे के खिलाफ बहुत जी मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अवाम को रिलीफ जब मिलेगा जब हमारी सियासी जमातें अपने मैंडेट चोरी होने पे चीखेंगी और दूसरे के मैंडेट चोरी होने पे तालियां बजाएंगे, तो कभी रिलीफ नहीं मिलेगी। जब और अभी अब्दुल्ला भाई भी यहाँ पे मौजूद है, अब्दुल्ला भाई ने कहा कि कतर के इंतखाबात हुए थे जो शफाफ हुए, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ। वहां पे बंगालियों ने पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी जमातों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया, वहां पे वो मारा गया, कत्लेआम किए गए, उनके इलेक्शन कंपेन रोक दी गई, उनको इलेक्शन लड़ने से समझ लेके माइनस कर दिया। तो मैं उन इंतखाबात को भी सही नहीं मानता। अच्छा, ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव है जी। नहीं, ये मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट माय पर्सपेक्टिव। ठीक है, लेकिन अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? अवाम को रिलीफ में ये तभी मिलेगा जिस दिन आप अवाम के मैंडेट को मान लेंगे, अवाम को अपने फैसले खुद करने देंगे, अवाम को इज्जत देंगे, अवाम को वोट को इज्जत देंगे, तो उस दिन से मामला ठीक हो जाएंगे। वो सही करे गलत करे, अवाम करे अपने फैसले। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे आ रही हैं? इतने बड़े फैसले हो गए, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस होते? हम मुआहदे कर लेते हैं दूसरे मुल्कों से, दिफाई मुआहदे, पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करते? तो अच्छी बात है दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मायदा हुआ है, अच्छी बात नहीं है राना साहब? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवाम के लिए भी कोई रोशन कोई जिंदगी में कदम आने चाहिए। खाली हमें
ये मैं भी टीवी पे आपके ही चैनल पे इश्ताहार जब शुरू में देख रहा था, एक आइसक्रीम का बड़ा खूबसूरत इश्ताहार था, एक लड़की आइसक्रीम खा रही है और मजे ले रही है। तो ये इसका जो फैज है बस इतना ही है कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोई आइसक्रीम खा रहा है, हमारे मैदे तक नहीं जा रहा कुछ भी। जब तक अवाम को नहीं कोई अवाम की जिंदगी में आसानी नहीं आती, होता रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, रोशन मिसालें। अब अब्दुल्ला साहब अब आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये सवाल भी आपने उठाया था और राना साहब, अब्दुल्ला साहब अभी उनसे रब्ता बहाल कर रहे हैं। शाहिदा रमानी साहिबा की जानिब दोबारा वापस आएंगे। शाहिदा साहिबा, अब आप लोगों के ऊपर बारहा वही चीज़ें बार बार सामने आती हैं कि आप लोग जो है वो मामला जब ठीक चल रहे होते हैं, ख़राब होते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई शुरू हो जाती है। अवाम की बहाली के लिए, भलाई के लिए कोई बात नहीं हो रही होती है। अब राना साहब ने भी जिस तरह बोला कि मामला जूं के तूं हैं, बदल नहीं रहे हैं, बदलेंगे कैसे, ये सवाल है अवाम का। 2018 में हम पे मुसल्लत की गई उस दौर में जो कुछ हुआ तमाम पार्लियामेंटेरियन के लिए मैं समझती हूँ कि वो सियाह तरीन दौर था, जिसमें पीपल्स पार्टी PMLN के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, झूठे मुकदमात बनाए जाते थे, हर एक चोर था, डाकू था। कम से कम ऐसी जमहूरियत तो नहीं है। अब जो जमहूरियत है, हाँ बिल्कुल ठीक है कि हमें ये राइट्स है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, और उस वक्त भी किया जब 2024 के इंतखाबात थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी थी और उसके चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त PTI के उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे थे, उनके कागजात नहीं जमा होने दिए जा रहे थे, उनके उम्मीदवारों को किडनैप किया जा रहा था। तो जो आवाज उठाई वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाई कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, एक जैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। चाहे हमारे साथ 2013 में कुछ भी हुआ हो, हमारे कैंडिडेट्स को अगवा किया गया, हमारी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके अंदर हमेशा आपने देखा कि वहां पे कुछ ना कुछ इस तरह की तकरीबकारी होती रही कि जिससे हमें नुकसान होता था और वहां पे बम ब्लास्ट किए जाते थे। जो कुछ भी हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत की, चाहे 71 हो, चाहे 77 हो, चाहे आपने देखा कि इसके बाद बीबी के इलेक्शन जो थे उसको किस तरह चुराया गया 90s में, फिर 93, 96। हम तो पूरी हिस्ट्री देखते आ रहे हैं कि और PMLN का तो ये हमेशा से उनकी बुनियाद में, उनकी बेस में शामिल है। चूंकि जिया की वाकयात हैं और जिस तरह वो लाए गए वो आज भी चाहते हैं इसी तरह, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि PTI चाहती है कि वो एम्पायर की उंगली पकड़ के आई है, तो वो आवाम में जाना नहीं चाहते, वो एम्पायर की तरफ देखते हैं और वो ये चाहते हैं कि वहीं से हमें तब्दीली मिले, वहीं से हमें हुकूमत मिले। और यही वजह है कि इनके जो तमाम तर तहरीकें हैं वो नाकाम क्यों होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तंजीम है जो कि वार्ड लेवल, UC लेवल, सिटी एरिया, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल प्रोविंशियल लेवल तक है और उसके अंदर तमाम तर फैसले होते हैं। और यही वजह है कि हमने एक बदतरीन माशाल्लाह जो कि रिया का था 11 साल, उसको भुगता। हमारे हजारों कारकुन जो है वो शहीद हुए, 70,000 कारकुनों को कोड़े मारे गए। और फिर हमने एक मुशर्रफ का माशाल्लाह उसको देखा और उसके बाद नून लीग की जो आमलियत है, जो जिस तरह आपने देखा कि हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया, जख्मी किया गया। तो हमारे वर्कर्स निकलते हैं, घरों में नहीं बैठते, हम सोशल मीडिया की सियासत नहीं करते, हम प्रैक्टिकली सियासत करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब आगे हैं लाइन पे। और अब्दुल्ला साहब, ये जो मामला चल रहे हैं, इख्तलाफात की सियासत चल रही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के दरमियान चपकलिश चल रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार है इस तमाम सियासी अमल में, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मामला बेहतर होंगे, इख्तलाफात ख़त्म होंगे और एक पेज पर आएंगी सारी सियासी जमातें और सब अच्छा चलेगा? देखिए, हम बच्चे थे और अभी हमारे घरों में भी सफेद बाल आ गए हैं और ये निज़ाम नहीं चल रहा। और लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, हम मान लेना अगर ये निज़ाम इतना बेहतरीन था, अगर पाकिस्तान का आइन बिल्कुल उसमें शफाफियत थी, कोई मसला नहीं था, तो मुझे ये बताइए कि 47% अवाम सतह गुर्बत से क्यों नीचे रह रही है? क्यों हम 27वीं तरमीम और अब 28वीं की तरफ बात कर रहे हैं? जबकि अमेरिका की तारीख और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल में 26 या 27 तरमीमें उसके अंदर हुई हैं, लेकिन वो कई 100 साल के ऊपर इस टाइम पे मुहित है। और हम इन चंद सालों के अंदर जो है वो ये कुछ कर बैठे हैं। 73 में आइन बनाया था और 73 के हिसाब से अगर आप देखें तो फिर आप ये देखिए कि इस आइन से क्या आम आदमी फलाह पा रहा है?
क्या गरीब गरीब से गरीबतर और अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा है? क्या इस टाइम पे जो अदालतें हैं उनमें लखूका केस पेंडिंग पड़े हैं या नहीं पड़े? लेकिन उनको छोड़ के हमने एक आईनी अदालत बनाई जिसके अंदर 33 केस टोटल मौजूद हैं, उसके लिए हमने अलहदा कर दिया। लेकिन अवाम की सहूलत कहाँ मौजूद है? देखिए, अगर ये मुल्क गरीब होता तो फिर इसके जो अशराफिया था वो भी गरीब हो जाता, लेकिन अशराफिया अमीर से अमीर तर हो रहा है। बिलियन ऑफ डॉलर उनके मौजूद हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्विस बैंक्स वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का 520 बिलियन इस टाइम पे स्विस बैंकों में मौजूद है। केमन आइलैंड के अंदर इसी तरीके से आपके ऑफशोर कंपनीज हैं, पैनामा के अंदर और ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में, दीगर जगहों पे। तो किसके हैं? क्या आपके पड़े में? आपके तो नहीं पड़े, मेरे भी नहीं पड़े थे, तो फिर अशराफिया के पड़े में है ना। मसला ये है, उनके हवाले से हमने क्या कानून, देखिए ये आइन साज और कानून साज असेंबली होती है, इसका काम होता है कि कानून साजी करे। लेकिन अगर इन्होंने 7 दहाइयों के अंदर कानून साजी नहीं की जिसकी जरूरत थी अवाम के लिए, जिसमें अवाम की हुकूमत हो, मुझे ये बताइए कि कौन सा आदमी आज इलेक्शन जीत के आया है जिसने 35-40 करोड़ रुपया ना अपनी सीटों पे लगाया हो? आपको भी मालूम है, ये अवाम जानती है ना, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? मकसद ये है कि किसी एक पार्टी का इसमें मेरे ख्याल में कसूर नहीं है, इस निजाम का मसला है। और यही बात हमारे मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये निजाम फेल हो रहा है, उन्होंने कहा ये फेल हो चुका, कलैप्स हो चुका निजाम। एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए है, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो अवाम के लिए, क्या इस आइन की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया जाए? आइन बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आइन की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान किया जाए, या पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बनाया जाए जिसमें हिफाजत, कफालत और अदालत के 3 बुनियादी असूल मौजूद हों और अवाम की सहूलत और फलाह और बहबूद के मंसूबे हों, न कि करप्शन की दास्तानें हों। अब आप ये देख लीजिए कि आखिर जब हुकूमत से, जब आप अपोजिशन में आते हैं तो आपके ऊपर तमाम करप्शन केस बनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो तमाम करप्शन केस से वो खत्म हो जाते हैं। अब ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब, पहले काम अब्दुल्ला साहब, शाहिदा रमानी साहब हमारे साथ हैं, इशारा राना साहब हमारे साथ हैं, और हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। जब हम वापस आएंगे तो नए सूबों की बाज़गश्त आजकल बहुत चल रही है, उस पर बात करेंगे, इशू क्या है और क्या बनेंगे नहीं बनेंगे और इसमें रुकावटें क्या है। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं 365 स्पेशल में, और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इशारा राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, अब नए सूबों की बात चल रही है, आपके ख्याल में बन पाएंगे नए सूबे और मामलात आगे बढ़ेंगे इस हवाले से, क्योंकि इख्तलाफात तो चल रहे हैं? इससे जुड़े हुए 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो ये कि नए सूबों का फैसला कौन करेगा, नए सूबों के डिवीजन कौन करेगा, क्या इस पे अवाम से मैंडेट लिया जाएगा, अवाम से मैंडेट लिया जाएगा तो कहाँ से लिया जाएगा? ये 4 सवाल हैं। मैं इस बहस में ही नहीं जा रहा कि पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है या नून लीग क्या चाह रही है। मेरे तो सिंपल से 4 क्वेश्चन। कौन फैसला करेगा कि सूबे बनने चाहिए, उनके डिवीजन कौन करेगा और किस बुनियाद पे करेगा, लिसानी बुनियाद पे करेगा, इस्लामी बुनियाद पे करेगा? उसके बाद उन सूबों के लिए जो भी मैनेजमेंट जो भी होगा उसका फैसला कौन करेगा, और अवाम से मैंडेट कौन लेगा और कैसे लेगा? आप सूबे बनाए, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि 2 खानदानों की हुकूमत पिछले 50 साल से पाकिस्तान पे है। एक तरफ एक सूबे पे एक तरफ एक की है। ये नए सूबे बनेंगे, नई क़यादत सामने आएगी। भाई ये जो अब्दुल्ला गुल मेरे सामने बैठा है, ये नौजवान नीट एंड क्लीन, तालीम याफ्ता, पुरअज़म, इनको क्यों नहीं हक है भाई सीएम बनने का? ये क्यों नहीं बन सकते? क्या इनकी तालीम कम है? ये चोर हैं, डकैत हैं? क्या इनका बैकग्राउंड जो है बड़ा वो है? एक साफ पॉलिश नौजवान जिसके पीछे नौजवान चलते हुए फख्र करें, जिसके सामने बैठ के बात करते हुए मजा आए, वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता? एक ऐसे है क्यों बने जिनके मेरा बाप क्यों गया है तो फिर नीचे मैं बनूंगा, चाहे मुझे बोलना आता हो, मुझे बिहेव करना आता हो या ना आता हो। नए सूबे बनेंगे तो नए लोग भी सामने आएंगे, और ये इनका खौफ है दोनों खानदानों का कि हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी।
हम इस्टेब्लिशमेंट को जो ब्लैकमेल करते हैं वो खत्म हो जाएगी। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, जब सियासत को सियासतदानों के वाली होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये जब चाहते हैं वो सिंधु देश का नारा लगाते थे, ये कहते हैं जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया था। ये क्यों है भाई? लोगों को उनका हक दे। वो वहां से चल के डेरा इस्माइल खान से कोई लौरा है को दरखास्त पकड़ के क्यों आए? वहां पे उनकी असेंबली क्यों नहीं हो सकती? वहां पे उनका अपने सेक्रेटरीट क्यों नहीं हो सकता? भाई आपने ठेका लिया हुआ है 16 को 12-13 करोड़ का वाम का, कि आप अकेली 12 करोड़ के तैयार है उनके लेके घूमती फिरेंगी। तो मैं तो सूबों के हक में हूँ, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस पर डिबेट होनी चाहिए कि क्या आप वो करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम कराएंगे तो कैसे कराएंगे? हाँ, मैं रास्ता बता देता हूँ। ठीक है, अब्दुल्ला साहब को भी, मैं अपने मेहरबानों को साहब मैं एक जुमला सुन लें, मैं रास्ता बता रास्ता बता दूं। क्विकली, सिंपल ये है, एक 1.5 मिनट रह गए। हमने बना दिए, वो आईनी अदालतें बना दी, आईनी अदालतों में जाएं, दरखास्त दें और उनसे चिट्ठी ले लें कि जी रेफरेंडम करा। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका टेक इस पर। अब्दुल्ला हमीद कुल साहब सुन पा रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो गई है। रान साहब वक्त आपका है या आखिरी मिनट? बस देख लें, आखिर में गरीब अवाम को वक्त मिल जाता है, ख्वास चले जाते हैं तो फिर गरीब अवाम को बोलने का मौका मिल जाता है। ये मौके सब जगह हर वक्त होने चाहिए। मैंने तो सिंपल सा रास्ता बता दिया कि भाई ये इस तरह है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बहुत एहतियात से खेलने की जरूरत है, बहुत एहतियात से सब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं हो रहा। हमें माजी के तजर्बात को देख के उनको समझ के आगे बढ़ना चाहिए और अवाम के मैंडेट, पार्लियामेंट के अंदर ये डिबेट हो काश, लेकिन पार्लियामेंट को मैंडेट ही नहीं। रान साहब आपके ख्याल में बनने चाहिए सूबे नए, इससे बेहतरी आएगी या ये जो निज़ाम चल रहा है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है? हाँ जी हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि सूबे बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? वो लोगों को उनके दरवाजों पे उनके मसाइल हल होने चाहिए, लोगों को क्या कहते हैं नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, नई नई लीडरशिप सामने आनी चाहिए। लेकिन ये कि बड़ी एहतियात से, एक खुदा न खास्ता इस चक्कर में कोई खराबी पैदा ना हो, जब मैं ये कहता हूँ। लेकिन मैं नए सूबों के हक में पूरी तरह। ठीक है, और जो पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज़ात हैं नए सूबों के क़याम में, उसमें कितना वजन आपको दिखाई दे रहा है? क्विकली बताइएगा। मैंने तो पहले कह दिया भाई, देखें, एक पार्टी कहती है कि मरसू मरसू सिर न देसू, एक पार्टी कहती है जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, और पंजाब की तरफ उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। तो उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई इन लोगों की तो रोजी रोटी की बात पे कि इनकी मोनोपोली कायम रहे। मोनोपोली खत्म हो गई, नए लोग आ गए, नई क़यादतें आ गई, इख्तियार कम हो गए, तो फिर हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जो भी फैसला हो वो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, अवाम की भलाई जिसमें है उससे हो, ताकि अवाम को फ़ायदा पहुँचे और अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो बेहतर तरीके से अर्न कर सकें और खा भी सकें और अपने घर का निज़ाम चला सकें। अवाम को इसी से सरोकार है और किसी चीज़ से सरोकार बिल्कुल नहीं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थी, उनका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए 365 स्पेशल से। अल्लाह ने के बाद।